भारत में अंग्रेजी शिक्षा, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? रोशनी या फिर गुलामी की एक निशानी? देखिए, इसकी कहानी ना बड़ी पेचीदा है, उम्मीदों और कुछ अनचाहे नतीजों से भरी हुई। तो चलिए आज इसी उलझी हुई विरासत की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और पता है, यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। क्या अंग्रेजों का मकसद सच में सिर्फ अपने लिए क्लर्क तैयार करना था, या फिर अनजाने में ही सही उन्होंने आजादी के वो बीज बो दिए थे जो बाद में एक बड़ा पेड़ बन गए? इसी एक सवाल में पूरा का पूरा विरोधाभास छिपा है। अच्छा, तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि शुरुआत हुई कैसे, फिर समझेंगे कि अंग्रेजों का असली एजेंडा क्या था, इसके बाद बात करेंगे कुछ बड़े माइलस्टोन्स की, फिर देखेंगे इसके अच्छे और बुरे असर, बिहार जैसे एक राज्य पर इसका क्या खास प्रभाव पड़ा वो भी जानेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे लिए इसकी विरासत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, अंग्रेज सरकार के सीन में आने से काफी पहले ही मॉडर्न एजुकेशन के बीज भारत की जमीन पर पड़ने शुरू हो गए थे। हाँ बिल्कुल, ये ईसाई मिशनरी थे जिन्होंने, आप कह सकते हैं, सबसे पहले वेस्टर्न एजुकेशन की नींव रखी। अब देखिए, उनका मेन मकसद तो अपने धर्म का प्रचार करना था, पर उन्होंने अनजाने में ही एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया जिसका इस्तेमाल बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल फायदे के लिए जम के किया। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये सवाल सबसे जरूरी है, आखिर अंग्रेजों को भारत में एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या वो सच में भारत का भला चाहते थे, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद छिपा हुआ था? देखिए, अंग्रेजों के ऑब्जेक्टिव्स ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे। पहला, उन्हें अपनी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चलाने के लिए सस्ते क्लर्क चाहिए थे। दूसरा, उन्हें अपने बिजनेस इंटरेस्ट देखने थे, मतलब अपने सामान के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार करना था। और इन सब से ऊपर उनका एक बहुत बड़ा कल्चरल गोल था, एक ऐसा इंडियन क्लास तैयार करना जो खून से तो हिंदुस्तानी हो, पर जिसकी सोच, जिसकी पसंद, सब कुछ अंग्रेजों जैसा हो। और ये जो मशहूर कोट है ना, ये उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। ये मामला सिर्फ स्कूल कॉलेज खोलने का नहीं था, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग थी। मकसद था एक ऐसी एलीट क्लास तैयार करना जो खुद ही ब्रिटिश राज की नींव को और मजबूत करती रहे। तो सवाल उठता है कि ये सिस्टम आखिर बना कैसे? चलिए तीसरे हिस्से में देखते हैं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं था, इसे बनाने में कई दशक लगे, इसे ईंट दर ईंट खड़ा किया गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये 100 साल से भी ज्यादा की कहानी बताती है। शुरुआत होती है 1813 से, जब पहली बार एजुकेशन के लिए थोड़ा सा फंड अलग रखा गया। लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट था वो आया 1835 में मैकाले की रिपोर्ट के साथ। इसी ने तय कर दिया कि इंडिया में हायर एजुकेशन की भाषा इंग्लिश होगी। इसके बाद वुड्स डिस्पैच ने पूरे सिस्टम को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया। फिर हंटर और सैडलर कमीशन ने टाइम टू टाइम इसमें सुधार किए, और आजादी से ठीक पहले सार्जेंट प्लान ने पहली बार यूनिवर्सल एजुकेशन, मतलब सबके लिए शिक्षा का एक सपना देखा। अब ये जो फ्लो चार्ट है, ये दिखाता है कि ये पूरा प्रोसेस कितना सिस्टमैटिक था। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। 1750 से लेकर 1947 तक हर एक कदम का मकसद यही था कि एजुकेशन के जरिए पूरे देश पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को कैसे और मजबूत किया जाए। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे शुरुआती कोशिशों से लेकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाने तक सब कुछ एक ही गोल की तरफ जा रहा था। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, हमारे चौथे हिस्से में। ब्रिटिश एजुकेशन एक दो-धारी तलवार की तरह थी, जिसके फायदे भी हुए और बहुत बड़े नुकसान भी। तो इस दोहरी विरासत का असली मतलब क्या था? एक तरफ तो इसने भारत को कुछ नया सिखाया, पर दूसरी तरफ इसने हमसे बहुत कुछ छीन भी लिया। चलिए इसी नफे नुकसान के तराजू को जरा और करीब से देखते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। सोचिए, एक तरफ तो इसी एजुकेशन ने इंडियंस को डेमोक्रेसी और फ्रीडम जैसे वेस्टर्न आइडियाज दिए, जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई को और भड़काया, लेकिन दूसरी तरफ इसी सिस्टम ने आम लोगों को, मतलब मास एजुकेशन को, पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। हमारी अपनी भाषाएं पीछे छूट गईं और हमें मिली सिर्फ किताबी नॉलेज, कोई प्रैक्टिकल स्किल। और अगर सिर्फ एक आंकड़ा चाहिए जो पूरी कहानी कह दे, तो वो ये है, लगभग 150 साल के सिविलाइजिंग मिशन के बाद जब अंग्रेज गए तो उन्होंने भारत को सिर्फ 16% की लिटरेसी रेट पर छोड़ा। ये एक नंबर उनकी पॉलिसीज की सबसे बड़ी नाकामी को दिखाता है। अच्छा, अब जरा बड़े पिक्चर से हटकर एक स्पेसिफिक केस देखते हैं। 5वें हिस्से में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन नेशनल पॉलिसीज का बिहार जैसे एक खास रीजन पर क्या असर हुआ।
साल था 1863 जब पटना कॉलेज की स्थापना हुई। बिहार जैसे इतने बड़े और ज़रूरी सूबे के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये उस पूरे इलाके में मॉडर्न हायर एजुकेशन के एक नए दौर की शुरुआत थी। और पटना कॉलेज तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो बिहार में जैसे इंस्टीट्यूशंस की एक लहर सी आ गई। भागलपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक हर बड़े शहर में कॉलेज खुलने लगे। फिर 1917 में बनी पटना यूनिवर्सिटी। और सिर्फ आर्ट्स या साइंस ही नहीं, माइनिंग और मेडिकल जैसे स्पेशल फील्ड्स के लिए भी धनबाद और पटना में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए। ये दिखाता है कि एजुकेशन की डिमांड और उसका फैलाव दोनों कितनी तेजी से बढ़ रहे थे। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में, सेक्शन 6। चलिए अब समेटते हैं इस पूरी कहानी को और देखते हैं कि इसकी विरासत क्या है। वो क्या है जो आज भी हमारे साथ है। तो आखिर में बचा क्या? एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी। एक तरफ इसने एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास बनाया जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई को लीड किया। इंग्लिश लैंग्वेज ने, चाहे अनजाने में ही सही, देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम किया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इसने पढ़े लिखे और आम लोगों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बना दी, जो शायद आज भी भरी नहीं है। और हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिला जो थ्योरी और रटने पर ज्यादा जोर देता है, प्रैक्टिकल स्किल्स पर कम। और ये पूरा विश्लेषण हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अंग्रेज तो चले गए, पर उनका बनाया हुआ एजुकेशन का ढांचा आज भी काफी हद तक वैसा ही है। तो सवाल ये है कि आज जब हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को एक नई दिशा दे रहे हैं, तो हमें इस ब्रिटिश विरासत में से क्या रखना चाहिए और क्या बदल देना चाहिए? भविष्य की नींव अतीत के कौन से पत्थरों पर रखी जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।